नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। गाजा और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच आज युद्ध विराम के तहत पहले 7 इजरायली बंधक रेड क्रॉस को सौंपे गए। ये बंधक विनियम न केवल बंधकों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि मानवीय और कूटनीतिक प्रयासों से भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सभी बंधक स्वस्थ और सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब वे समन्वित ट्रांसफर मार्ग के जरिए इजराइल की कस्टडी में भेजे गए हैं। बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और साथ ही वे उन 28 बंधकों के शवों को भी वापस ले जाने का इशारा कर रहा है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मारे गए थे। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में एक पर्वतीय क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने आज सोमवार को यह जानकारी दी। दुर्घटना राजधानी प्रिटोरिया से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में लुई टीचर शहर के पास N1 राजमार्ग पर हुई। सड़क यातायात प्रबंधन निगम के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों ने 42 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि अब भी जारी है। प्रांतीय सरकार ने कहा कि बस एक खड़े पर्वतीय दर्रे के पास सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गई। अधिकारियों द्वारा जारी की गई तस्वीरों में नीली बस खाई में उल्टी पड़ी दिख रही है और अधिकारियों ने बताया कि बस दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न कैप से दक्षिण के देश के दक्षिण में आ रही थी और वहीं पर यह हादसा हो गया। भारत ने अपनी पासपोर्ट सेवा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर ई पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इसे पारंपरिक पासपोर्ट का एक आधुनिक और सुरक्षित संस्करण माना जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और तेजी से संभव बनाएगा। विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था और अब यह सुविधा चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। भविष्य में इसे अधिक केंद्रों तक फैलाने की योजना भी है। इस नए पासपोर्ट में परंपरागत फिजिकल सुरक्षा के साथ डिजिटल तकनीक का भी समावेश किया गया है। सबसे खास बात यह है कि डेटा सिर्फ विशेष सिस्टम द्वारा ही पढ़ा जा सकता है, जिससे पहचान की चोरी, फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट पासपोर्ट बनने की आशंका काफी कम हो जाती है। यानी यह तकनीक सुरक्षा को एक नया स्तर देती है और यात्रा को और सुरक्षित बनाती है। यह सुविधा फिलहाल देश के कुछ चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर ही उपलब्ध है, लेकिन सरकार इसे जल्द ही और भी शहरों और केंद्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि हर नागरिक इसका लाभ उठा सके। श्रोमणी अकाली दल के महासचिव जगदीप सिंह चीमा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अमलोह और फतेहगढ़ साहिब सीट से चुनाव लड़ चुके जगदीप सिंह चीमा के पिता रणधीर सिंह चीमा पंजाब के 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पंजाब भाजपा के कार्यवाहक प्रभारी अश्विनी शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में चीमा को भाजपा में शामिल करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी की सरकारें देख ली, अब पंजाबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। पंजाब के लोग पीएम मोदी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। हाल ही में आई भीषण बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लिए अब राहत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने आज से पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत रंगला पंजाब फंड से मुआवजा राशि के चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन अजनाला में किया गया और इस दौरान बाढ़ से प्रभावित किसानों, पशुपालकों और मकान मालिकों को मुआवजे के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान मादा क्षेत्र में हुआ है, जहां दर्जनों गांव अब भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा में करीब 60 लोगों की मौत हुई, जबकि 2300 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आए। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक कुल नुकसान लगभग 13,800 करोड़ रुपए बताया गया है और वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन चढ़ती कला के तहत जुटाई गई राशि का एक एक पैसा बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में खर्च किया जाएगा और उन्होंने प्रवासी भारतीयों को इस मिशन से जुड़ने का आह्वान किया। तरनतारण उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सेवन सिंह ने बताया कि उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 22 को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 को की जाएगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्र सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र फॉर्म 2B में जमा कराने होंगे, जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास उपलब्ध हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। मशहूर अभिनेता सनी देओल आज अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। उन्होंने दरबार साहिब में कीर्तन सुना और सरबत के भले की अरदास की। हाल ही में सनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह चाय, समोसा और पकौड़ा खाते नजर आए। वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं चटनी नहीं खाता, यह समोसे का स्वाद खो देता है। उन्होंने कहा कि अमृतसर आकर दिल खुश हो गया, यानी कि चाय तो बस वाहेगुरु की मेहर है। बता दें कि उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और प्रशंसक इसे पसंद भी कर रहे हैं। सनी देओल जल्द ही फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आएंगे, जो 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।
राउंड कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम घोटाले से संबंधित एक मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगने ने इस मामले में सोमवार को यह आदेश पारित किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव, जो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे, उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनी सुजाता होटल्स को रांची और पुरी में 2 IRCTC होटलों के पट्टे के लिए अनुचित तरीके से ठेके दिए और कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी साजिश और धोखाधड़ी के कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता राजनेता विजय के रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में टीडीके सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भगदड़ की जांच एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में हो, क्योंकि पार्टी का कहना है कि सिर्फ तमिलनाडु पुलिस की तरफ से बनाई गई एक विशेष जांच दल से जनता का भरोसा नहीं बनेगा। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भगदड़ पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। वहीं टीवीके की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। बता दें कि करूर में अभिनेता राजनेता विजय के रैली के दौरान भगदड़ में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से कई बच्चों की मौत के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मा के चेन्नई स्थित ठिकानों और तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई है उनमें ड्रग कंट्रोल विभाग के शीर्ष अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं। ये कार्रवाई ईडी द्वारा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायतों का संज्ञान लेते हुए धन शोधन विरोधी कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद की गई। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में हाल के दिनों में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। मौत होने की वजह किडनी खराब होना रहा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।